चलिए रैखिक प्रोग्रामर आप शुरू करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, रैखिक प्रोग्राम। डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। सवाल नंबर 1 में कह रहा है ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए। ग्राफ की इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी, अगर हमारे पास है, नहीं है तो हिंदुस्तान है, हर चीज़ का जुगाड़ हो जाता है, ग्राफ पर भी हो जाएगा। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये आपका सबसे पहला इसने दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सबसे मेन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है, किसी कंपनी में किसी मशीन पर काम करने के समय का भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जो प्रोग्रामिंग हम सवाल को हल कर रहे हैं किस लिए हल कर रहे हैं, लॉस को मैक्सिमाइज करेंगे, लॉस को क्या करेंगे, सॉरी मिनिमाइज करेंगे, लॉस को कम करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, यानी लाभ को बढ़ाएंगे और घाटे को घटाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा घाटा है तो हमें न्यूनतमीकरण करना होगा। हमेशा वो बताएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ करना क्या है। सवाल में कहते हैं निम्न व्यवरोधों में z बराबर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। क्या करना है हमें, अधिकतमीकरण करना है। इसके साथ में व्यवरोध दिए होंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ में क्या होंगे, व्यवरोध। व्यवरोध होती है समीकरणों में अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ जाता है, बड़े और छोटे का, तो व्यवरोध कहलाता है। क्या है व्यवरोध, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं x + y < 4, x > 0, y > 0। तो सबसे पहला काम जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने का है कि जो हमें व्यवरोध दिए हैं, इन व्यवरोधों को हम पहले समीकरण के रूप में लिखें, फिर उसे हम हल बिंदु निकालें, हल बिंदु को ग्राफ में लगाएं और ग्राफ में लगा के इन रेखाओं का हम ग्राफ खींच दें। ठीक है, तो इन्हें व्यवरोध को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। तो व्यवरोधों के समीकरण देते हैं, व्यवरोधों का कौन सा रूप, समीकरण रूप। ये तो समीकरण नहीं है, पहला आया x + y = 4, दूसरा आया x = 0, उससे अगला आया y = 0। क्यों लिखा हमने समीकरण रूप, क्योंकि हमें बनाना है इनका ग्राफ। ग्राफ बनाने का तरीका आप जानते हो, या तो y का मान x के पदों में निकाल दो या x का मान y के पदों में, जैसी आपकी श्रद्धा। तो हम y का मान निकाल देते हैं x के पदों में, तुरंत हम बॉक्स बना देंगे, पता होगा आपको क्यों, ये x हो गया और ये y। ये y का मान x के पदों में निकाला है तो x का मान आप रख दीजिए यहाँ पर, x का मान रख दो 0, 1, वैसे 2 इसी काम चल जाएगा। अगर x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 4, और अगर x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 3, 2 रखोगे तो y का कितना आएगा, 2, और y का 4 रख दोगे, मतलब x का 0 रख दोगे y का 4 आ रहा है, और y का 4 रख दोगे तो x का कितना आ जाएगा, यानी x का मान 4 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा। सबसे आसान तरीका बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर दो व्यवरोध, आपको व्यवरोध दिया है x और y के मान है, एक बार x 0 रख दो तो y का मान निकल आएगा, और y 0 रख दो, दो बिंदुओं से हमारी रेखा खिंच जाती है, इससे हमारा सवाल हल हो जाए करेगा। ये तो मैंने आपको और एक्स्ट्रा बता दिया। कभी कभी जब x का मान रखोगे 0 तो y का मान पॉइंट में आ जाएगा, 0.33 या 12.33 या 18.55, ठीक है, वहाँ फिर दिक्कत आ जाएगी, वहाँ फिर आपको इस तरह से उसको करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस आप कक्षा 9 में कर चुके हो, कक्षा 11 में कर चुके हो। x = 0, ये समीकरण है yx का, और y = 0, x। अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम ये बनेंगे, और ग्राफ नहीं है तो फिर पैमाने से आप ये बना लेंगे। ग्राफ है तो ग्राफ में तो ग्राफ होगा, दो लाइनें खींच देंगे, ये 0 हो गया, ग्राफ में यह लाइनें खींची होती हैं ऑलरेडी, और आप 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। पहला बिंदु है 0,4 याद, और दूसरा है 4,0। तीसरा कितना है 1,3, चौथा कितना है, वो सब एक ही रेखा का आएगा। जब आप इसको दोनों को मिला दोगे, किसी रेखा में स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, उस रेखा के जितने हल होते हैं वो इसी बिंदु पे होते हैं। आप देख लो 1,3 ही आएगा, आ गया।
2 कॉमा 2 भी बिल्कुल नहीं आएगा। आप मिलाओगे सब एक रेखा में, कोई दिक्कत? ग्राफ कॉपी में ये सब लाइनें खींची होती है, इसलिए ग्राफ से करना इनको ज़्यादा ठीक रहता है। क्लियर हो गई बात? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो ग्राफ कॉपी की लाइनें बना दी है। अब व्यवरोध क्या है मेरे पास? पहला व्यवरोध है x प्लस वाई लेस देन। इस सरल रेखा के इधर और इस सरल रेखा के इधर हजारों लाखों करोड़ों बिंदु हैं। आप इनमें से कोई भी सबसे आसान बिंदु एक चुन लीजिए, चाहे सरल रेखा के इधर चाहे सरल रेखा के उधर। तो हम चुन लेते हैं ये सबसे आसान बिंदु, ये दिख रहा है कितना है, 0। आप जो ये समीकरण दी है, इस समीकरण में 0,0 रखो, फॉर 0, आप रखो 0 प्लस 0 और ये अपनी जगह बाकी सर। ये कितना आ गया? 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये फॉल्स है ट्रू है? ये सत्य है असत्य है? सत्य है, क्योंकि जिधर मुगला बड़ा 4 बड़ा है 0 से, जो क्या है सत्य है या ट्रू है। इसका मतलब सुसंगत क्षेत्र, अगर कोई भी बिंदु, वैसे तो हमने सबसे आसान वाला लिया, कोई भी बिंदु जो हम सब इसमें रखते हैं, जो हमारे पास इन इक्वेशन दे रखी है, असमीका दे रखी है, व्यवरोध कह सकते हैं, इसमें रखने के बाद जो स्थिति आए वो सत्य आ जाए, तो सुसंगत क्षेत्र उधर होगा। कौन सा क्षेत्र? सुसंगत। ये मैंने समझाया था, जिधर बिंदु है, ठीक है। और अगर मान लो ये फॉल्स आता तो सुसंगत क्षेत्र उधर होता जिधर बिंदु नहीं। सुसंगत क्षेत्र ये हो जाता। अब आया है ये सत्य, तो सुसंगत क्षेत्र ये जो रेखा है इसके इधर वाला क्षेत्र, ठीक। अतः सुसंगत क्षेत्र अंग्रेजी में फीजिबल रीजन कहते हैं, फीजिबल रीजन लास्ट में पढ़ाया होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, 0,0 की ओर। ये दिखा दिया जाता है वैसे, ठीक है। अब हम मालूम इधर होगा तो हम फीजिबल रीजन बना देंगे, पेंसिल लेंगे और फीजिबल रीजन बना देंगे। ये हमारा फीजिबल रीजन नंबर होते हैं इसके। ये इधर चला गया, नंबर कट गया, क्योंकि फीजिबल रीजन तो इधर है, इधर है ही नहीं, तो बहुत ध्यान से बनाना है। ये फीजिबल रीजन, कोई दिक्कत? फिर है x से 0 से बड़ा है। x कहाँ है? ये है x, इधर 0 से छोटा है और इधर 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है तो इधर होगा, क्यों? ये सब 0 से बड़ा है। उससे अगला कितना है? y 0 से बड़ा है, तो y 0 से तो ऊपर की तरफ बड़ा है। अब आप बताइए इन सबका एक साथ सुसंगत क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर सभी समीकरण के जो हल हैं वो संतुष्ट हो रहा है। ये वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है। ये ठीक है। अतः हल क्षेत्र जो आएगा, जिसे हम सुसंगत क्षेत्र भी कह सकते हैं, हल क्षेत्र फीजिबल रीजन सभी समीकरणों का या सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, क्योंकि हमें केवल शीर्ष बिंदुओं से मतलब है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु से मतलब है। तो सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु कौन से आ रहे हैं? 0,0, 0,4 या है ना 0,4 और एक आया 4,0 तथा 4,0। जब हमें सुसंगत क्षेत्र पता लग जाएगा, फिजिबल रीजन पता लग जाएगा, सभी समीकरणों का एक साथ हल क्षेत्र। हर समीकरण का अपना फिजिबल रीजन, उसमें करोड़ों बिंदु हैं, वो प्रत्येक बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये सब पिछले साल बातें हो चुकी हैं, ठीक है। जितने बिंदु हैं करोड़ों, वो सब इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। अब हमारे पास 3 असमीका है, तो हमने तीनों असमीका का कॉमन क्षेत्र निकाल लिया, ठीक है। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया, सुसंगत क्षेत्र आ गया। इस सुसंगत क्षेत्र की बाउंड्री ढूंढ ली हमने, इन बाउंड्री को बिंदु ढूंढ लिए। पहले बाउंड्री ढूंढी, ये है बाउंड्री, इसको डार्क कर दिया करते हैं, थोड़ा सा पेन पैमाना रख के पेंसिल से इसको डार्क कर देते हैं।
ठीक है, ये आपका फीजिबल रीजन है। फिर इसके बाउंड्री पॉइंट ढूंढ लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट ढूंढिए, उनके निर्देशांक निकाल लेते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अधिकतम या न्यूनतम होगा। केवल बाउंड्री पॉइंट्स पर अधिकतम न्यूनतम होता है, ये नियम है। ठीक है, इसको मैं बता भी चुका हूँ आपको, और ये एक रूल भी है, इसको आप रूल की तरह याद कर लीजिए। आगे जाके भविष्य में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अगर इंजीनियरिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में इसका सामना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि भाई इसके जो ये बिंदु हैं इनमें से किसी एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हमसे पूछा क्या गया है। मैक्सिमम पूछा गया, हम मैक्सिमम बात करेंगे, मिनिमम पूछा गया, मिनिमम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्या हमारे पास, ऐसे लिखते हैं, z बराबर था हमारे पास कितना, 3x + 4। बिंदु, अब यहाँ बिंदु लिखेंगे और उस बिंदु पर z का मान लिखेंगे। तो पहला बिंदु तो है 0, 0, तो z का मान आ जाएगा 3 × 0 + 4 × 0 यानी 0 आ गया। दूसरा है 0, 4, तो z बराबर 3 × 0 + 4 × 4 16। और तीसरा बिंदु है 4, 0, तो z बराबर इस पर आ गया 4 × 3 + 0 × 4 यानी 5। तो हम देख रहे हैं z का अधिकतम मान कितना है, 16 है, जो बिंदु 0, 4 के लिए है। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 4 पर z का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। हमारा मकसद भी यही है कि हम x और y के वो मान ज्ञात कर लें जिन मानों के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम। ठीक है, मान लो ये x जो है वो शर्टों की संख्या है और y जो है वो पैंटों की संख्या है। एक कंपनी शर्ट पैंट बना रही है, ठीक है, और ऐसा कह दिया उसने कि भाई ये एक पैंट जो है वो एक शर्ट 3 घंटे में बनती है। एक शर्ट कितने घंटे में बनेगी, 3x घंटे में। एक पैंट एक पैंट जो है 4 घंटे में बनती है, तो वाई पैंट कितने घंटे में बनेगी, 4 वाई घंटे में। और कुल मिला के इनको जब जोड़ा तो कुल घंटे निकल आए। अब वो घंटे जो है वो z है, क्योंकि जो है दिन में हमारे यहाँ केवल 8 घंटे काम होता है, मजदूर 8 घंटे आते हैं। अब कितने घंटे शर्ट बनाए, कितने घंटे पैंट बनाए, जिससे हमें मैक्सिमम जो है वो घंटों का यूज़ कर सके या मिनिमम कर सके। जैसा भी प्रोग्रामिंग के अंदर होगा वो एक अलग स्थिति है। तो आप अभी आपके कोर्स में केवल इतना ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन की हम उससे बिंदु निकालेंगे, हल बिंदु। ठीक है, एक बार x0 हो तो y आएगा, y0 हो तो 2 बिंदु निकलेंगे। 2 बिंदु ग्राफ में लगाते ही आपके पास इसका समीकरण आ गया, इसका समीकरण आया वो x अक्ष होता है, इसका समीकरण आया इसका y अक्ष होता है और इसका x अक्ष, क्योंकि x अक्ष पे y0 होता है, y अक्ष पे x0 होता है। कक्षा 9 में पढ़ा है x अक्ष का समीकरण, कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 नहीं पढ़ के आए हो, अब याद रखो। ठीक है, क्योंकि 9वें से लेके और 11वें तक की पढ़ाई एक साथ इतने कम समय में नहीं हो सकती, ऐसी बताया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर सकते हो कि x 3x + 4y बराबर x + y है ना, ये समीकरण किसका आया था, x + y बराबर 4। तो जिसका भी समीकरण आप लिखो, ये किसका समीकरण है, ये x अक्ष है, ये है आपका y बराबर 0, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष, ये किसका समीकरण है, x। तो आप जो ये समीकरण यहाँ लिखते हो, इन समीकरणों के जो हमने रेखा का निरूपण किया है इन समीकरणों के सापेक्ष, उन पर इन समीकरणों का नाम जरूर लिख दें ताकि पता रहे कौन सी किसकी समीकरण, क्योंकि अभी आगे जो है वो समीकरणों की संख्या बढ़ती चलेगी फटाफट।